आपकी आवाज में आज बात आपकी और आपके सवालों की। आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से एमपी में होने वाला मानसून सत्र निरस्त हो गया है। अब खबर यह है कि सत्र के निरस्त होते ही विधायकों के वो सवाल भी विधानसभा सचिवालय की तरफ से निरस्त कर दिए गए हैं जो इस सत्र में पूछे जाने वाले थे। विधायक इस सत्र में करीब 1200 सवाल पूछने वाले थे। सरकार की दलील है कि सत्र ही निरस्त हो गया तो सवालों का जवाब देने का कोई मतलब। उधर कांग्रेस को जैसे ही ये जानकारी लगी, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की वजह से एमपी में मॉनसून सत्र को निरस्त कर दिया गया। मगर सत्र निरस्त होते ही विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के उन 1200 सवालों को भी निरस्त कर दिया जो विधायक मॉनसून सत्र में सरकार से पूछने वाले थे। सचिवालय ने राजभवन को यह कहते हुए सूचना भेजी है कि जब सत्र ही निरस्त हो चुका है तो ऐसे में इन सवालों के जवाब देने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। सवालों को निरस्त करने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है सवाल पूछना विधायकों का अधिकार है। कोरोना के कारण निरस्त किया तो आप विधायकों के जवाब तो दे सकते थे प्रश्नों के, उसमें क्या परेशानी। तो ये हमारे विधायकों का विशेषाधिकार है कि आपको कि हर प्रश्न का, समस्याओं का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। उधर संविधान और प्रक्रिया के जानकारों ने भी सचिवालय के इस फैसले पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है अगर सत्र निरस्त हुआ है तो सवालों को अगले सत्र में पूछा जाना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं सवालों के जवाब फिर तैयार करने में अधिकारियों और विभागों को दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्रश्नों के उत्तर देने की डेट्स थी विभागों की, वो थी, मतलब उसके उत्तर आ चुके थे, उसके बाद ये निर्णय हुआ है। तो जब उत्तर आ चुके हैं तो वही प्रश्न फिर से लोग पूछें, वही विभाग उस पर फिर से एक्सरसाइज करे, ये कहाँ क्या विवेकपूर्ण निर्णय है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जानकारों की दलील कुछ और है और सरकार इस मामले में अलग ही स्टैंड पर खड़ी है। एमपी के गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सत्र के निरस्त होते ही पूरी प्रक्रिया ही निरस्त हो जाती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कोरोना काल में राजनीति न करने की नसीहत दी। उसमें यह आता है कि जो सत्र निरस्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। जब सब निरस्त हो जाता है तो ये कैसी प्रतिक्रिया है उनकी। हमारे डंडे अलग हो सकते हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या सरकार विधायकों के सवालों के जवाब देने से बच रही है या फिर प्रक्रिया के तहत विपक्ष सरकार की मजबूरी को नहीं समझ रहा। सवाल यह है, कोरोना से मॉनसून सत्र तो निरस्त हो गया, मगर क्या जनता के हक के सवालों के जवाब नहीं देना सही होगा? विवेक पटैया के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। और आज हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल जुड़ रहा है जिनके साथ आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक, सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, मंदसौर से विधायक हैं, भोपाल से बीजेपी के विधायक कृष्णा गौर जी, और कांग्रेस के एक्टिव जुझारू विधायक कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप विधायकों से मैं सवाल पूछूं, उनसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार एक्सपर्ट से हम राय ले लें। तो भगवान देव जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। नरोत्तम मिश्रा साहब संसदीय कार्य मंत्री हैं, लंबे वक्त से वो इन चीजों को देख भी रहे हैं, सीनियर विधायक हैं। वो कहते हैं कि अगर सत्र निरस्त हुआ है तो फिर पूरी प्रक्रिया भी निरस्त हो जाएगी। क्या उस प्रक्रिया में सवालों का पूछना, उसका जवाब देने की प्रक्रिया भी निरस्त हो जाएगी, या फिर कोरोना के इस दौर में जब हमने देखा कि बहुत सारे नवाचार हुए हैं, आज पहली बार वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई, सीएम ने अस्पताल से वर्चुअल बैठक की, तो इसका कोई तोड़ निकाला जाना चाहिए था?
देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि सत्र आहूत हुआ तभी प्रश्न आए। ठीक। सत्र जो आहूत हुआ है उसकी अधिसूचना निरस्त हुई है। सत्र कभी निरस्त नहीं होता। सत्र तो आपको 6 महीने के अंदर करना ही पड़ेगा, आज भी नहीं तो 2 महीने बाद। तो सवाल ये है कि जब प्रश्न आ गए, प्रश्नों के उत्तर आ गए। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये कोई नियम ऐसा आसानी से बना हुआ नियम नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान का जो अनुच्छेद 164(2) है उसके तहत जो विधानसभा के प्रति पूरी कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, उसी सिद्धांत के तहत ये व्यवस्था बनी हुई है। और उसी सिद्धांत के तहत जो हमारा अनुच्छेद 208 है संविधान का, उसके तहत ये हमारे प्रक्रिया के जो नियम हैं, जो विधानसभा के प्रक्रिया के नियम हैं, ये बनते हैं। अब ये प्रक्रिया के नियम बने हुए संवैधानिक। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था बनी हुई है उसको और मजबूत किया जाना चाहिए कि उसको और कमजोर किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सारे प्रश्नों के उत्तर 17 तारीख तक आ गए। जो चक्र निकलता है, हमारे विधानसभा का जो चक्रानुक्रम निकलता है, सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए। 100% प्रश्नों के उत्तर आ गए। तो हमारे यहाँ नियमों में जब ये उल्लेख है, प्रक्रिया नियमों में, कि जो प्रश्न किसी बैठक में नहीं आ सकता है उसको अगली बैठक में लिया जाएगा। और ये ऐसा सैकड़ों बार हुआ है कि सत्र बुलाया गया, एक दिन के लिए हुआ, एक दिन के लिए भी नहीं हो पाया, और वो सारे प्रश्न जो है अगली बैठक में, मतलब उसमें फ्रंट करके लोगों को बांटे गए। तो ये देखिए क्या है, एकमात्र अधिकार विधायकों को है, एकमात्र अधिकार है सरकार से कुछ पूछने का इसी संवैधानिक संविधान के प्रावधान के तहत। अगर वो अधिकार भी विधायकों से ले लिया जाए, चाहे वो बीजेपी के हों, तो फिर क्या बचा? वो कांग्रेस के हों, मैं इसरानी साहब आपसे एक छोटा सवाल और जानना चाहता हूं, जनता की जानकारी के लिए भी। बिल्कुल इसरानी साहब, छोटा सवाल जनता की जानकारी के लिए भी, हम लोगों की जानकारी के लिए भी। आपने कहा 6 महीने में सत्र तो कराना पड़ेगा। हम जानते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में शीत सत्र की बारी है, तो क्या शीत सत्र ही अगला सत्र होगा या उससे पहले मानसून सत्र आउट फिर किया जा सकता है? नहीं, वो तो देखिए सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार चाहे तो कल बुला सकती है, सब राज्यपाल से सलाह मशवरा करके फिर अधिसूचना नहीं जारी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मार्च में अगर सत्र हुआ था तो आपको सितंबर में सत्र करना ये संवैधानिक बाध्यता है, सितंबर तक। उससे पहले आप कभी भी बुला सकते हो। तो मेरा कहना यह, जब प्रश्नों के इतना बड़ा खर्चा हो गया और एकमात्र अधिकार विधायकों को है, किसी भी पार्टी के हो, देखिए परंपराएं ऐसी पढ़ना चाहिए जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत करें, सुदृढ़ करें, मजबूत करें, ना कि उससे कमजोर करें। जब अध्यक्ष साहब, मैं आपका पॉइंट समझ गया, लौट रहा हूं मैं आपके पास। विधायक इस पर क्या कहते हैं जरा वो जान लेते हैं। मैं आता हूं इसरानी साहब इस पर आपके पास। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, आप सीनियर विधायक हैं और आपने विधानसभा में आज तक कई सवाल पूछे हैं जिनमें से जनता से जुड़े, बच्चों से जुड़े, जनता और समाज के हित से जुड़े कई सवाल तो मुझको भी याद हैं। जैसे मुझे याद है कि आपने एक पबजी को लेकर सवाल पूछा था तब, जबकि पबजी को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, माता पिता परेशान थे। ये विधायकों का हक है, ये यशपाल जी आपका हक है, ये कुणाल जी का हक है, ये कृष्णा जी का हक है। अगर आप जनता के सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? एक तरफ तो नवाचार ऐसे हैं कि वर्चुअल कैबिनेट बैठक हो रही है, आज आप विधायक हैं, मैं आपके साथ बैठा हूं, यहां सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल क्या है इसमें? देखिए आसिफ भाई, जो अधिसूचना जारी हुई थी वो अधिसूचना यदि शून्य घोषित हो जाती है तो विधानसभा की सारी प्रक्रिया अपना स्थगित हो जाती है। जैसा नरोत्तम जी ने भी कहा है, अगर हाउस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी टेबल हो जाता, आ जाता, आसंदी आ जाती, और उस आसंदी के साथ यदि श्रद्धांजलि भी हो जाती और हाउस यदि अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता, तो मैं समझता हूं कि जो प्रश्न हमने पूछे थे उन प्रश्नों का उत्तर तत्समय से लेकर के आगामी जो हमारे दिवस थे उनकी प्रश्नोत्तरी हमको उस दिन भले ही ना मिलती, लेकिन अगले सत्र के पहले वो हम तक आ जाती। लेकिन आसिफ भाई, अब स्थिति ऐसी बन गई है कि जिस सत्र की अधिसूचना सचिवालय के कहने पर महामहिम महोदय ने जारी की थी और वही सत्र कोरोना के कारण से पूरी तरह से स्थगित हो गया है। आसिफ भाई, आज ऐसा एक संयोग बना है कि जब आज ही मैंने पत्र क्रमांक 52 28 जुलाई को मैंने प्रोटेम स्पीकर जी को लिखा और मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं पत्र लिख रहा हूं उसके संबंध में कोई आज मुझे डिबेट में बैठना पड़ेगा और वो भी GMPC में बैठना पड़ेगा। और मैंने माननीय प्रोटेम स्पीकर जी से ये निवेदन किया है कि 16 मार्च 2020 से 29 अप्रैल 2020 तक का आहूत किया गया तत्कालीन सरकार के समय का जो सत्र था उसमें
24, 25, 26 और 27 दिनांक को विधानसभा लगी थी आसिफ भाई। और हमारे महत्वपूर्ण मौजूद प्रश्न जो जनहित के थे, जो विकास के थे, जो भ्रष्टाचार के थे, और उनको लेकर के हमने पूछा था, उसके हमको आज तक प्रश्नोत्तरी अप्राप्त है। तो मैं तो सीधा सीधा तत्कालीन सरकार के समय के जो प्रश्न हमारे अनुत्तर हो गए, मैं उधर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह सत्र तो अधिसूचना जारी होने के बाद भी नहीं, देखिए सवालों का जवाब यशपाल जी इधर ना मिले उधर ना मिले। सवाल यह है कि सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? सवालों का जवाब मिलना चाहिए। मैं यशपाल जी लौट रहा हूं आपके पास। कृष्णा जी, आपने इस बार कितने सवाल लगाए थे अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, या बाकी सवाल तो जुड़े हुए? हाँ आसिफ जी, चूंकि मैं पहली बार विधानसभा में पहुंची हूं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के प्रश्न इस विधानसभा का जब भी सत्र हो लगाऊं और उसका निराकरण हम कर सकें। इस बार भी मैंने लगभग हर ही विभाग के जनहित से जुड़े मुद्दों को लगाया था। कुछ ध्यानाकर्षण भी लगाए थे, याचिकाएं भी लगाई थी, और कोशिश यही थी कि मेरे प्रश्नों को विधानसभा में जवाब मिले, मुझे बोलने का अवसर भी मिले। पर चूंकि एक ऐसा आपातकालीन स्थिति के तहत यह निर्णय लिया गया, विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया, तो स्वाभाविक रूप से मन में थोड़ा सा विक्षोभ तो है इस बात का कि जो प्रश्न मैंने जनहित के मुद्दों को लेकर लगाए थे उनका जवाब शायद मुझ तक अब नहीं पहुंच पाएगा, उनका निराकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हम सबके सामने दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वदलीय बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है, और इसलिए सत्र का निरस्त होना, सारी संवैधानिक प्रक्रिया का निरस्त होना, ये निश्चित रूप से नियम हो सकता है, नियम प्रक्रिया के तहत हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस समय हमने बहुत सारे रास्ते ऐसे निकाल लिए हैं। बिल्कुल कृष्णा जी, आप जो कह रहे हैं मैं भी उसी तरफ कह रहा हूँ। जब हम लाइव बात कर सकते हैं, जब सीएम वर्चुअल कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, तो क्यों नहीं जनता के हित के सवाल जनता तक उनके जवाब पहुंचने चाहिए? कुणाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। कुणाल जी, कृष्णा जी से जब वो जवाब दे रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसलिए क्योंकि कोरोना तो हम सब पर एक आपदा बनकर टूटा ही है, लेकिन चूंकि वो सत्तारूढ़ दल की विधायक भी हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। लेकिन उन्होंने जरूर ये कहा कि पहली बार की विधायक है, वो चाहती थी उनको बोलने का मौका मिले, उनके सवालों के जवाब मिले। क्यों नहीं कुणाल जी, जरूरी है क्या कि वो सदन में ही उन सवालों के जवाब दिए जाएं? जब जवाब तैयार हैं सबके, जब जवाब आने वाले थे, अगर सत्र आसंदी बैठ जाती, सत्र शुरू हो जाता, तो नियमों में बदलाव हो भी तो सकते हैं। इस आपदा को अवसर में बदलने का मौका इससे बढ़िया क्या होगा? अगर नियम है तो कुछ बदलाव हो, सवालों के जब जवाब तैयार हैं तो फिर से, जैसा इसरानी साहब कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को फिर परेशान कीजिए, उन पर ओवरलोड डालिए, फिर विभागों को ओवरलोड डालिए और अपने सवालों के जवाब मांगिए। वो जवाब क्यों नहीं पहुंच सकते किसी और जरिए से आप तक? मुझे लगता है असंवैधानिक सरकार जो चल रही है वो असंवैधानिक तरीके से चल रही है, और मुझे दुख होता है कि इतने वरिष्ठ विधायक जो सदन के जानकार हैं, वो लोग अगर इस प्रकार की बातें करते हैं कि सदन एक बार आउट होता है तो वो कभी निरस्त नहीं होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है और आगे के लिए स्थगित होता है, कभी भी सदन निरस्त नहीं होता है। मैं पहली बार का विधायक हूं, पर जितना मैंने अध्ययन करा है, मुझे आज तक ये नहीं पता पड़ा कि सदन कभी निरस्त हुआ हो। सदन हमेशा आगे के लिए, उसकी अनिश्चितकालीन के लिए उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। मेरे को तो 17 तारीख के दिन मैसेज आ गया था कि कुणाल जी आपका पहला तारांकित प्रश्न है, और ये इसका तीसरे नंबर पे 20 तारीख के दिन पहले दिन है। जब उसके जवाब आ चुके हैं तो ये असंवैधानिक सरकार पहले दिन से चल रही है। एक तो एक खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, दूसरी तरफ ये असंवैधानिक मंत्रिमंडल जो 12 का होना चाहिए था, इन्होंने 3 महीने 5 लोगों पे चलाई, तब भी असंवैधानिक चीजें करी। और आज विधायकों के मूल अधिकारों पे, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे हमने सवाल लगाए, पैसा शासन का खर्च हुआ उनके जवाब ढूंढने के अंदर, और कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो 15 साल की नाकामी थी और इस कोविड की महामारी में जो लूट सके तो लूट योजना चलाई है, इसके ऊपर कई संवेदनशील सवाल थे, उनसे बचने के लिए सदन को निरस्त किया। ये आपने जो सवाल पूछा है कुणाल जी, पिछले सदन के मैं जरा पूछ लेता हूं। सीनियर विधायक यशपाल जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, हो चुका था। कुणाल जी आ रहा हूं मैं आपके पास। और कभी भी असरानी जी से भी आप पूछिए
कि एक भी सदन आज तक नहीं स्थगित होता है। हाँ नहीं, ठीक है, वो अनिश्चितकाल तक और के लिए स्थगित इसमें किया ये जाता है क्योंकि संवैधानिक तारीखें अगले अधिकारों सत्र को तक के लिए चुनौती दे स्थगित हो रहे जाती हैं। हैं। और मैं लौट रहा हूं कुणाल जी आपके देश के पास। साथ जो सरकार यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, जितने आप सीनियर विधायक हैं उसके साथ साथ आप टेक्नो सेवी भी हैं, आप जानते हैं चीजों को तकनीक के सहारे भी, और खासतौर इस दौर में कोरोना काल में तकनीक के सहारे हम चीजों को और ज्यादा आसान कर सकते हैं। सीधा सवाल, क्या यही एक पात्र जरिया है कि सदन आहूत हो, आसंदी बैठे, सत्र शुरू हो, उसके बाद आप जवाब दे? जब जवाब तैयार है तो क्यों नहीं विधायकों तक और जनता के लिए वो जवाब सार्वजनिक किए जाते हैं? फिर क्यों नहीं सवाल उठेगा कि आप जवाब देने से बच रहे हैं? उनका पूरा जवाब आ गया। देखिए आसिफ भाई, ऐसा कोई ये नहीं है कि वो जो सवाल है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ है, सरकार डर गई या सरकार उनके जवाब देना नहीं चाहते हैं। मेरा अपना अनुभव है, अगर प्रश्न थे भी तो कौन सी सरकार के खिलाफ थे? ये सरकार काहे डरेगी? ये सरकार के समय के प्रश्न नहीं था, तत्कालीन सरकार के समय के प्रश्न थे। और ये जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार डरी हुई है, सदन आहूत कर करके और सामना करने में भय खा रही थी। अब अधिसूचना ही जब शून्य हो गई है तो उस अधिसूचना को शून्य करने को लेकर के महामहिम राज्यपाल जी ने सदन को स्थगित कर दिया है, तो उन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। और जहां तक मामला है, ये प्रश्न फिर रिपीट किए जा सकते हैं आसिफ भाई। और अगर नहीं, उसमें जाहिर बात है ना, उसमें खर्च तो बढ़ेगा। इसरानी साहब, अगर फर्ज कीजिए इसरानी साहब कि अगर कृष्णा जी ने पूछा है कि आज तक गोविंदपुरा के लिए इस मद में कितना बजट जारी हुआ, और शीत सत्र में जब यही सवाल कृष्णा जी एक बार फिर पूछेंगी तो तब तक तो चीजें अपडेट हो जाएंगी ना। फिर नए सिरे से विभाग को, अधिकारियों को फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और तब जबकि हम स्टाफ कम से कम बैठा रहे हैं, मंत्रालय में, सचिवालय में कम से कम बैठा रहे हैं, ये तो फिर ओवरलोड है ना। आसिफ भाई, मेरा कहना है कि हमारा प्रश्न कभी भी मरते नहीं। यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, एक मिनट। इसरानी साहब जी, मैं ये कह रहा हूं, एक क्रिकेट का सिद्धांत है कि जब खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू होता है और उसमें अगर अंपायर को कोई शक है, भ्रम में है, तो हमेशा निर्णय बैट्समैन के पक्ष में लिया जाता है। मेरा इसमें कहना यह है कि एक 17 जनवरी में खत्म हुआ अनिश्चित काल के लिए, उस बीच में दूसरा सत्र आया, उसकी अधिसूचना निरस्त हो गई, तो अनिश्चित काल के लिए वो अवधि चल रही है, वो सितंबर तक पूरी होगी, सितंबर के पहले सत्र बुलाना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये, जब प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं और हमारा जो प्रक्रिया नियम है विधानसभा के, उसका जो नियम 275 है, वो अध्यक्ष को अवशिष्ट शक्तियां देता है, जिसको रेसिडुअरी पावर कहते हैं। तो उस पावर का उपयोग सदस्यों के पक्ष में होना चाहिए था, अच्छी परंपरा डालना चाहिए थी। अब देखिए, जनवरी के उत्तर नहीं आए, मार्च के उत्तर नहीं आए, तो आखिर एक विधायक को मात्र एक अधिकार है प्रश्न पूछने का, वो भी संवैधानिक अधिकार है, तो वो भी अगर चला जाएगा तो आखिर काम कैसे आगे बढ़ेगा? ये व्यवस्था मजबूत कैसे बनेगी? यशपाल जी को तो वैसे भी बहुत मौके मिले हैं, लेकिन चूंकि कुणाल जी, कृष्णा जी पहली बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने इलाके का, तो उनकी उम्मीदें भी बहुत सारी हैं, जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। मैं बहुत छोटे में, पहले कृष्णा जी आपके पास आ रहा हूं, छोटे में जवाब चाहूंगा आपसे। इस बात की पक्षधर तो आप भी होंगे कि कोई तो जरिया निकलना चाहिए, जब जवाब तैयार है तो उन सवालों का जवाब, मुझे नहीं पता आपने क्या सवाल लगाया, लेकिन उस सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए ताकि आप भी अपने वोटर्स को, इलाके के लोगों को बता सकें, यह सवाल मैंने पूछा था आपकी भलाई के लिए, यह जवाब आ गया है। निश्चित रूप से यशपाल जी की सारी बातों से मैं सहमत हूँ। नियम प्रक्रिया के तहत परिस्थितियाँ निश्चित रूप से ऐसी निर्मित हुई होंगी जिसकी वजह से प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह यही है कि एक ही प्लेटफॉर्म होता है विधायकों को पूछने का, जनहित के मुद्दे उठाने का, और इसलिए कोई ऐसा रास्ता आप जरूर निकालें। हाँ, ऐसा रास्ता जरूर निकलना चाहिए। आखिरी 30 सेकंड कुणाल जी आपके लिए, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा जी स्पष्ट है कि जब सदन के अंदर जो बजट पास होता है वो वोटिंग के आधार पर होता है, जिसमें सरकारें गिर जाती है। जब वो आप अध्यादेश के माध्यम से ला सकते हैं, जो आपने किसानों के विरोध का बजट लाए हैं, मजदूरों के विरोध का लाए हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, पर विधायकों के सवाल के जवाब देने पे बच रहे हैं। स्पष्ट है जो लूट है, महालूट है, और ये सरकार सदन के अंदर जवाब। कुणाल जी एकदम एक्सपर्ट की तरह हर एंगल से कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अध्यादेश हो या विधायकों के हक की बात हो, मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। कुणाल जी, कृष्णा जी, यशपाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर पर इसरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक्सपर्ट के तौर पर, संविधान के जानकार के तौर पर आपने यहां पर चीजें बहुत ज्यादा आसान की हम लोगों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।